बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की कक्षा में हम ज्वालामुखी के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व की कक्षा में हमने ज्वालामुखी की परिभाषा और उसके उत्पत्ति कारणों के बारे में चर्चा की थी, तो आज की कक्षा में हम ज्वालामुखी के प्रकार क्या होते हैं, किस आधार पर उसको विभाजित किया गया है के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं, साथ ही उनका वर्गीकरण भी कई आधारों को लेकर किया गया है, क्योंकि सभी ज्वालामुखी जो न तो समान प्रकार के होते हैं और न ही उनका जो विस्फोट है या लावा निकलने की जो प्रक्रिया है या लावा के साथ जो अन्य पदार्थ निकलते हैं उनकी उनमें समानता नहीं पाई जाती हैं। इस आधार पर ज्वालामुखी को कई प्रकारों से विभाजित किया जाता है। इनमें हम देखते हैं कि उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं, उद्गार की अवधि कैसी है, समय टाइम पीरियड देखा जाता है इसमें। और दूसरा जो होता है उद्गार की तीव्रता कितनी है, यानी जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो कितनी तीव्रता से या तेज़ गति से उसमें से लावा और अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। इसके साथ ही अगला भी हम देखें तो उद्गार की जो तीव्रता है इसमें हम केंद्रीय उद्गार वाले देखते हैं, दरारी उद्गार वाले और शांत ज्वालामुखी के रूप में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण करते हैं, या इसको हम क्रियाशीलता के आधार पर भी बांट सकते हैं। तो उद्गार की अवधि के समय दो उद्गारों के मध्य जो अंतराल होता है उसको प्रमुखता दी जाती है, और दो उद्गार यानी पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुआ फिर उसके बाद कितने समय बाद उद्गार हुआ है, उस आधार पर उद्गार हुआ भी है या नहीं है उस आधार पर हम देखते हैं, यानी कितना टाइम पीरियड रहता है दो ज्वालामुखी के उद्गार के बीच में। इस आधार पर हम ज्वालामुखी को तीन प्रकारों में बांटते हैं। पहला है जागृत यानी सक्रिय, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा शांत या विसुप्त ज्वालामुखी। तो सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी उन ज्वालामुखी को कहते हैं जिनमें से लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ हमेशा यानी सदैव निकलते रहते हैं, यानी एक बार विस्फोट होने के बाद उससे पदार्थों का निकलना निरंतर शुरू रहता है। उन्हें हम जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान समय में विश्व में ऐसे ज्ञात जो जागृत सक्रिय ज्वालामुखी है उनकी संख्या लगभग 500 है। इनमें मुख्य रूप से इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली, और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर के मध्य एक जो सिसिली द्वीप है, सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस भी कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है कि कई बार परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस कौन से ज्वालामुखी को कहते हैं, तो उसमें हमारे को स्ट्राम्बोली का एक उदाहरण देना है। इसी तरह से हम प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो इस प्रकार के ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनमें एक बार ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद लंबे समय तक या कहीं वर्षों तक वो शांत हो जाता है, फिर उसमें अचानक विस्फोट होने से या किसी भी समय एक लंबे अंतराल बाद पुनः सक्रिय हो जाते हैं। जब इनमें कभी अनायास विस्फोट होता है तो हम इन्हें प्रसुप्त यानी एक बार विस्फोट होने के बाद कई सालों बाद वो शांत रहता है, फिर अचानक उसमें एक विस्फोट पुनः होता है तो वो प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। इससे बहुत ही जन धन की हानि होती है, क्योंकि एक बार विस्फोट होने के बाद कई हजारों साल या कई 100 वर्षों तक उसमें अगर विस्फोट नहीं होता तो वहाँ पर आसपास मानव की गतिविधियों का केंद्र भी कई बार बन जाता है और फिर उसमें पुनः विस्फोट होता है तो अपार जनधन की हानि होती है। इसमें हम इटली का विसुवियस व क्राकाटाओ इसके प्रमुख एक उदाहरण है, और जापान का जो फिजियामा जो ज्वालामुखी अपन देखते हैं वो भी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। तीसरा अगर हम बात करें तो शांत या विसुप्त या उसको कह सकते हैं विसुप्त, इसमें गलत प्रिंट हो गया है, विलुप्त ज्वालामुखी।
शांत ज्वालामुखी, यानी वे ज्वालामुखी जिनमें से उद्बोधन की कोई संभावना, यानी एक बार विस्फोट होने के बाद वो हमेशा के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं, या उनके छिद्र अथवा नली में जो ज्वालामुखी से निकले हुए पदार्थ जमा हो जाने से छिद्र पूर्णतः भर जाता है और उसमें किसी भी प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती हैं। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी के जो प्रमुख उदाहरण हैं वो है इटली का ईरान के सुल्तान व देवमंद जो ज्वालामुखी है वो प्रमुख उदाहरण है। इसी तरह म्यांमार का माउंट पोपा, अफ्रीका के जो कीनिया जो देश है उसका किलीमंजारो द्वीप, किलीमंजारो जो ज्वालामुखी है वो इसके प्रमुख उदाहरण है। तो कहने का मतलब है जागृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे निरंतर मैग्मा या ज्वालामुखी से जो पदार्थ बाहर निकलते हैं, गैस या विखंडित पदार्थ, वो हमेशा निकलते रहते हो। प्रसुप्त का मतलब एक बार विस्फोट होने के बाद कई सालों बाद वो शांत हो जाता है, फिर अचानक उसमें विस्फोट होता है। और शांत या विलुप्त प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं वे ज्वालामुखी होते हैं जो हमेशा उसमें बिल्कुल ही एक बार विस्फोट होने के बाद हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं, मरने के समान हो जाते हैं, उनमें किसी प्रकार के विस्फोट की संभावना नहीं रहती है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, एक जागृत ज्वालामुखी का है और एक शांत ज्वालामुखी का है। अब हम यदि उद्गार की तीव्रता के आधार पर अगर हम बात करें कि कौन कौन से ज्वालामुखी होते हैं, तो उद्गार की तीव्रता का मतलब होता है कि विस्फोट किस आवाज़ के साथ कितनी तेज़ गति के साथ होता है, उसको हम उद्गार की तीव्रता के आधार पर बांटते हैं। तो उसमें पहला है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, दूसरा दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी और तीसरा शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी। तो केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी होते हैं वे देखते हैं कि केंद्रीय उद्गार का मतलब होता है कि ज्वालामुखी का जो उद्गार होगा या विस्फोट होगा उसका एक ही छिद्र या मुख के माध्यम से जो ज्वालामुखी पदार्थ होता है वो बाहर निकलता है, तो उन्हें हम केंद्रीय ज्वालामुखी कहते हैं। तो इनमें केंद्रीय ज्वालामुखी को इनमें उद्गार की अवधि और उनसे निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो बहुत ही भयंकर विस्फोट के साथ निकलते हैं। तो उस आधार पर हम इसको 5 मुख्य भागों में बांटते हैं। पहला है हवाई तुल्य ज्वालामुखी, दूसरा है स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, तीसरा है वोल्केनो ज्वालामुखी, चौथा पिलियन तुल्य और पांचवा विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। तो हम यदि इनका बात करें तो इनका जो विभाजन है वो विस्फोट की तीव्रता के आधार पर किया गया है। तो हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी है ये ज्वालामुखी शांत ढंग से विस्फोट, इसमें यानी जो ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है या ज्वालामुखी जो उद्गार होता है वो बिल्कुल ही शांत ढंग से होता है, विस्फोट बहुत कम होता है। इसका प्रमुख कारण है कि ज्वालामुखी मुख से निकलने वाला जो लावा है पतला होता है, गैसों की तीव्रता कम होती है। इस कारण से जो ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है वो शांत तरीके से होता है, तो उसे हवाई तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। और इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो मोना ली और मोना की जो ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप पर स्थित है वो हवाई तुल्य ज्वालामुखी के प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरी हम बात करें स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, इसमें जो ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है उसमें बहुत ही तेज़ गति से होता है, अर्थात हवाई तुल्य से ज़्यादा तेज़ गति से होता है और कभी कभी विस्फोट बहुत ही तेज़ गति से होता है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहते हैं। और इसमें जो भूमध्य सागर के में स्थित जो स्ट्राम्बोली है, स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है वो इसका एक प्रमुख उदाहरण है। पूर्व में भी हमने कहा कि भूमध्य सागर का लाइट हाउस या जो प्रकाश स्तंभ है वो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहलाता है। इसी तरह से हम बात करें तीसरे प्रकार जो वोल्केनो तुल्य जो ज्वालामुखी, इस प्रकार का ज्वालामुखी प्राय बहुत ही भयंकर विस्फोट के साथ होता है, यानी इसमें जो विस्फोट होगा वो हवाई तुल्य और स्ट्राम्बोली से भी बहुत तेज़ गति से होता है। और इसमें से निकलने वाला लावा इतना चिपचिपा व लच्छेदार होता है कि दो उद्गारों के मध्य ये ज्वालामुखी छिद्र में जमकर ठोस रूप ले लेता है या उसके छिद्र को ढक लेता है। और दूसरी बार जब वापस पुनः विस्फोट होता है तो इसमें लावा बहुत ही तेज़ गति से भयंकर विस्फोट के साथ बाहर निकलता है। तो भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप पर प्रमुख जो वोल्केनो जो ज्वालामुखी है इसका एक प्रमुख उदाहरण है। चौथे ज्वालामुखी की हम बात करें तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है। पिलियन प्रकार की जो ज्वालामुखी है सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं और सबसे भयंकर विस्फोट के साथ इसमें से लावा निकलता है और लावा चिपचिपा व लसदार होता है। और
यदि हम इसके प्रमुख उदाहरणों की बात करें तो 1883 में सुमात्रा और जावा द्वीपों के मध्य सुंडा जल डमरू मध्य एनईजी जो जल संधि है उसमें स्थित जो क्राकटोआ जो ज्वालामुखी है इसका एक प्रमुख उदाहरण है, और उसके विस्फोट से कई हजारों किलोमीटर तक दूर आवाज़ सुनाई दी थी। तो ये सबसे खतरनाक जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है वो पुल्यन तुल्य में होता है। इसी तरह से हम बात करें अगले ज्वालामुखी की तो वो है विषुवत तुल्य ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी वोल्केनो तुल्य के समान ही होते हैं, लेकिन विषुवत प्रकार के ज्वालामुखी में गैसों की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि उससे निकलने वाली जो धूल है, गैस है या राख है वो बहुत ही अधिक ऊंचाई तक जाती है। तो उसे हम है जो विषुवत प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण देते हैं। तो इसमें हम अगर बात करें विषुवत तुल्य और अपन ये वोल्केनो तुल्य में डिफरेंस है, तो विषुवत तुल्य में जो ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है उसमें जो धूल व गैस और जो राख निकलती है उससे आकाश में या वायुमंडल में एक गोभी के आकार की फूलनुमा आकृति बनती है। तो ये मुख्य दोनों में डिफरेंस है। अगली अगर हम बात करें दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी की, तो इसमें जो ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है दरारी उद्गार जैसे नाम से सिद्ध होता है कि इस प्रकार के ज्वालामुखी में जो लावा का जो उद्गार होता है वो पर्टिकुलर एक छिद्र से न होकर जो चट्टानों में विभिन्न प्रकार की जो दरारें होती उन दरारों के माध्यम से अनेक जगह से लावा निकलता रहता है, तो उसे हम दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। और अगला जो ज्वालामुखी होता है वो शांत उद्गार वाला ज्वालामुखी होता है। इसमें जो होता है शांत या विलुप्त प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं, यानी इनमें कोई किसी प्रकार का विस्फोट नहीं होता है और एक बार निकलने के बाद ये ज्वालामुखी हमेशा के लिए शांत हो जाता था। ज्वालामुखी जो मुख में ही लावा जम जाने से गुमंद आकार की आकृतियाँ बन जाती है और लावा जमा हो जाता है और पुनः उनमें विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, नंबर 1 पे हवाई तुल्य है, दूसरा स्ट्राम्बोली है, तीसरा वोल्केनो जिसमें फूल गोभी के आकार की आकृति वायुमंडल बन जाती है, चौथा है जो पिलियन तुल्य है जो सबसे अधिक विनाशकारी और भयंकर विस्फोट के साथ होता है, और पांचवा है अब उसको प्लिनियन या विसुविस ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। प्लिनियन इसलिए कहते हैं कि इसकी जो खोज प्लिनी ने की थी, इसी उसके नामकरण के आधार पर इसको प्लिनियन ज्वालामुखी कहते हैं। तो विसुवियस और आपका वोल्केनो तुल्य में डिफरेंस आप चित्र में देख के आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप वीडियो को देखें और समझें। धन्यवाद।